नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान के हवाले से चंद बातें जो ख़ास तौर पे आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको मैं रखूँगा अपने मेहमानों के सामने, उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा और इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे। और अब जबकि पंजाब में इलेक्शन की डेट भी आ गई है तो उस पर क्या सूरत हाल बनेगा, और इसी तरीके से KPK का इलेक्शन है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वाकई वहाँ पे क्या होगा और क्या दो सूबों का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से क्या सूरत हाल बनेगी वहाँ पर। आया जो पहले कंडीशंस थी उससे बेहतरी आएगी PTI के लिए या नहीं आएगी, या वहाँ कोई अपसेट होगा, कोई और दूसरी सियासी जमात वहाँ पर जो है वो सरप्राइज़ देगी। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। सेनेटर मौलाना बख्श जांडियो साहब हैं, हमारे सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ही बहुत शुक्रिया। और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हैं, सनतकार हैं, इकॉनमी के हवाले से उनका अच्छा काम है, तो उनसे हम बात करेंगे। और हम ये भी आज की उसमें बात करेंगे कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में जो जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स का इजलास बुलाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। और एक ये कि जिस तरीके से ऑडियो लीक्स हो रही हैं इसके सिलसिले में इदारे और जजेस का एतमाद अवाम के सामने क्या होगा। आइए इससे पहले कि मैं इन इश्यूज़ पे बात करूं, एक वीडियो देखता हूं इसहाक़ डार साहब की। चंद बातें हमारे प्रोड्यूसर ने उसको कलेक्ट किया, हालांकि बहुत लंबी उनकी वो थी, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। तो आप ऐसी बातें करते हैं और अपना माजी तो देखें, अपना आप देखें। आपके सामने है कि इन्होंने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। कोई डिफॉल्ट ना पाकिस्तान ने किया ना इंशाल्लाह होगा। ये कहना कि कोई मैं कुछ जगह पे देखा जी, नो, इनके पास रोड मैप नहीं है, इनके पास पॉलिसी, और भाई सब कुछ है, लेकिन क्या मैं उसका इश्तिहार छुपाऊंगा अखबारों में या मेरी टीम जाके उसको बांटे, इश्तिहार बांटे? हमारे पास सब कुछ है, हमारी गवर्नमेंट है, मेरे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उससे हर चीज तैयार है। वी विल टेक इंशाल्लाह पाकिस्तान को आउट ऑफ दिस क्वागमायर। आपने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफॉल्ट करे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता तबाह हो जाए। आप पैडी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करना आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं। क्या ये रोड मैप पॉलिसी नहीं है कि अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ? हर बंदे ने कह दिया कि डिफॉल्ट होगा, तो कैसे बच गया भाई? वो कुछ कर रहे हैं ना, मैनेज कर रही है, पूरी टीम मैनेज कर रही है, मिलकर कर रहे हैं, बचा रहे हैं। आप मुझे एक पेमेंट दिखा दें कि जो ग्लोबल मल्टीलैटरल या बायोलैटरल ड्यू हो तो हमने पे ना की हो। मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौजवान खत्म, ये टूट जाता। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने उनकी हैंड होल्डिंग की, उनको लाए, इलेक्शन को इधर उधर किया, फिर उनको प्रोटेक्ट किया। नॉन एंटिटीज है कि जी रिजाइन करे। भाई क्यों रिजाइन करूं मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। पाकिस्तान जिस दहाने पे पहुंचा तो वरना तो बहुत आसान था। और बहुत लोगों ने कहा कि जी ये आप अपोजिशन ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, 2-4 महीने और होते तो इसने खुद ही अपने तवाई में गिर जाना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने भी गिर जाना था। हमने ये जो एक साइकिल गुजारे हैं 20-13-18 का, 20 से 18-22 का, और अब जो उसमें से गुजर रहे हैं ये उसी की जो है बाकियात में से गुजर रहे हैं। उसी के तबाही के जो कंटिन्यूटी थी उसको रोक के या उसको कम करके उसमें से गुजर रहे हैं। तो इसी तरह जो आपकी GDP ग्रोथ है जो किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी से आपकी खुशहाली होती है, उसी से आपकी तरक्याती काम चलते हैं, उसी से आपके लोगों को रोजगार मिलता है, उसी आपकी फीका सामने होती है। इन्होंने क्या किया, वो बहुत मैंने तो बहुत हाई GDP ग्रोथ
छोड़ी। ओ भाईजान, हमारी एवरेज जो थी 5 साल की 4.7% थी। नंबर आपके पास है, इकोनॉमिक सर्वे आपके पास है, यू हैव एन एक्सेस। और आपकी जो एवरेज है, हालांकि लो बेस के ऊपर आपने जब 51 बिलियन तबाही की जीडीपी की एक साल में डॉलर की, तो उसके नतीजे में आपका फिर बेस लाइन हुई, तो वो उसको भी छोड़े, सिंपल एवरेज निकाल लें। इनकी 3.5 है भाई, 4.7% जीडीपी ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है या 3.5? आप कहते हैं ये गवर्नमेंट तबाही कर रही। वेलकम बैक जी। ये इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बड़ी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी एक लिहाज से अहम थी, क्योंकि ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि लोग रिज़ाइन मांग रहे हैं और रिज़ाइन का उन्होंने जवाब दिया, डिफ़ॉल्ट का भी जवाब दिया, कंपैरिजन भी किया है और उम्मीद भी बहुत दिलाई है, और चंद अहम पॉइंट्स भी उन्होंने रेज़ किया है। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इफ्तिखार साहब की ये आपकी इसहाक डार साहब की जो आपने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने निकाली है जो आपके सामने पेश की, इसको देख के क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंतहाई अहमकाना प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, और इन्होंने जो है जो इनकी मशहूर इस ज़माना इनकी जो आइडेंटिटी है ना, ग्लोबल आइडेंटिटी, ये फिगर फजिंग के मास्टर हैं। वो आज उन्होंने बताया कि आदाद और शुमार के साथ ये कैसे खेलते हैं और कितने कॉन्फिडेंस से ये झूठ बोलते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह जैसा 164 का बयान इन्होंने हुदैबिया में दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है मैंने की है नवाज शरीफ के लिए। आज एग्जैक्टली एक उस तरह का तनाज़र था। तो मुझे लगता है ज़हनी हालत इतना प्रेशर है, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे, ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, बहुत प्रेशर में है ये। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि एक वजीर खजाना जब इतने प्रेशर में हो, उसके अपने 2 वजीर कह रहे हैं। साबका वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है, और उसका जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि जी मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है। लेकिन उनके मुंह से थूक गिर रही थी गुस्से से, उनको तो ये कन्फ्रंट नहीं कर सके। नेचुरली अपोजिशन लीडर, अपोजिशन में हम हैं, लार्जेस्ट पार्टी हैं, उन्होंने जो इकट्ठा कर सकते थे ना जी, जो इकट्ठा कर सकते वो बोल रहे थे, ओल फोल बोल रहे थे। मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंतहाई अहमकाना प्रेस कॉन्फ्रेंस एक फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कर रहे थे, और वो ये मंतिक दे रहे थे। आप सोचें, मुझे लग रहा था कि ये एक लतीफा सुना रहे हैं कि मुल्क में पेट्रोल 150 रुपए का था, डॉलर 177 रुपए का था, ग्रोथ 6% पे थी, 25 साल रिकॉर्ड जो है सनती पैदावार, बड़ी सनतों का, उसके बाद जो है ज़राअत का, जो आपकी रेमिटेंसेस है वो एक्सपोर्ट का वो तोड़ रही हुकूमत, वो शख्स जो ये हुकूमत चला रहा था वो खतरा है। और जो मुल्क को बचाने वाला कौन था? जनाब इसहाक डार साहब, जो कि डॉलर 282 रुपया, पेट्रोल 262 रुपया, ग्रोथ 3%, 17 अरब डॉलर इमरान खान खजाने में छोड़ गया। यहाँ पे 3 अरब डॉलर से आपका खजाना कम है, और वो बता रहे थे कि मैं फातेह पाकिस्तान जिसने मुल्क बचा लिया है जी। ऐसा अहमद शख्स जो है हमारा वजीर खजाना, वो बैठ के टीवी बता रहा था और खुद बता रहा था कि जी इनके बारे में तो इन्फ्लेशन जो है वो 12% थी और मेरे बारे में 29% हो गई है। इस मुल्क ने डॉक्टर साहब 23 IMF प्रोग्राम साइन किए हैं। ये पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था, 2018 में नहीं हुआ था। 2018 से पहले पाकिस्तान के 22 IMF प्रोग्राम हुए थे। जब इमरान खान हुकूमत में आया तो इमरान खान को इंटरनेशनल नेगेटिव फाइनेंशियल रेटिंग, जितनी भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी थी, पाकिस्तान नेगेटिव था। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमें विरसे में ये साहब छोड़ के गए, इसहाक डार साहब, और ये अपनी हुकूमत के दौरान फरार होके गए थे। हमारे इनसे कोई लेना देना थी। हाँ, इनको फायदा क्या हो, इनकी इकॉनमी ठीक हुई, जो इनकी जायदाद जब्त हुई है वो अदालत से इन्होंने ले ली, वो 1100 अरब रुपए भी इन्होंने ले लिया, इनकी इकॉनमी ठीक हो गई। गरीब जाए भाड़ में, गरीब के लिए इनके देखें, हमने 3 प्रोग्राम शुरू किए हुए थे। लंगर खाना बंद, ठीक है जी। उसके बाद जो वो था क्या कहते हैं आपका सेहत कार्ड बंद, ठीक है जी। और इसी तरह जो है आपके जितने भी पनाहगाहें थी वो बंद। अच्छा, पैसे किसको मिले? 87 अरब रुपया MNS को। ये मुल्क बड़ा बुरे हालात में है जी। 87 अरब रुपया
750 मिलियन रुपया तज़ीन और आइश के लिए, मुल्क से बाहर जाने के लिए गरीब। और क्या कह रहे हैं जी, मरियम नवाज जाएगी तो वहां पे जनाब जिम खाना के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे, 18 गाड़ियां लेके वो जाएंगी, तज़ीन और आइश पैसे खर्चेंगे। यहाँ पे गुफ्तगू किसकी कर रहे थे? इमरान खान की। डॉक्टर साहब, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? ये अभी आप हमारे जो है साहब का सेनेटर साहब आपके साथ बात भी करेंगे, इश्तियाक बेग साहब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट का कंट्रीब्यूटर क्या है? एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तकरीबन आपको 20 से 26 बिलियन डॉलर साल के देने पड़ते हैं। ये सारे के सारे जो महंगे मंसूबे हैं बिजली के, चाहे वो गैस के हैं चाहे वो बिजली के हैं, क्योंकि मुल्क में डैम नहीं बने पिछले 30 साल में, ये खसारा जो है, ये वो लोग हैं जो मुजरिम है इस कौम के। ठीक, आज ये इस्तीफा ना दे, ठीक, ये इस्तीफा ना दे तो कौन इस्तीफा देगा? आपने आके वहां पे एयरफोर्स 1 में बैठ के इमेज दिया हमें, मैं आऊंगा तो डॉलर चला जाएगा। इस मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया और आप तने तना बैठे यहाँ पे सीना छोड़ के बैठे हुए हैं कि जी मैं किस बात पर इस्तीफा दूंगा, इसलिए कि आपने गरीब का खून चूस लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं 50 लोग जो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं अब क्योंकि टाइम आपका अप हुआ है, मैं जाता हूँ जनाब इश्तियाक साहब की तरफ आ जाता हूँ। पहले इससे पहले कि मौला बख्श चांडियों की तरफ जाऊँ, इश्तियाक बेग साहब की तरफ आता हूँ। इश्तियाक बेग साहब, आपने आपके इसहाक डार साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और जनाब डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी PTI के बड़े रहनुमा हैं, उनका भी स्टेटमेंट सुना। कैसे देखते हैं सर, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि आज जो प्रॉब्लम IMF से फेस हो रही है, ये प्रॉब्लम सब जो है ये PTI के वक्त की क्रिएट की हुई है। आज इसहाक डार साहब जो IMF के साथ मुआहदे को रीनेगोशिएट कर रहे हैं या मुआहदा की बातचीत कर रहे हैं, ये रिव्यू हो रहा है, ये मुआहदा किसने साइन किया था? ये PTI ने साइन किया था, इमरान खान साहब ने साइन किया था, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने साइन किया था और इसमें तमाम चीज़ें एग्री की गई थी कि हमने प्राइस जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इतने बढ़ाने हैं, हमने टैक्स जो हैं वो इतने इंक्रीज करने हैं, हमने बिजली के प्राइसेस के अलावा जो है बिजली के प्राइसेस बढ़ाने हैं, गैस के पे, ये तमाम एग्री हुआ था। हुआ ये जब इमरान खान साहब को ये पता लगा कि वो जा रहे हैं और उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है, तो उन्होंने IMF के इस मुआहदे को जो उन्होंने साइन किया था जेपिटाइज कर दिया। जेपिटाइज किस तरीके से किया उन्होंने कि उन्होंने मुआहदे के अंदर ये चीज़ एग्री की थी कि हम सब्सिडी किसी चीज़ पे नहीं देंगे और ख़ास तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं देंगे, और जाने से पहले उन्होंने क्या किया कि सब्सिडी दे दी। अगर वो सब्सिडी चलती रहती तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि विद इन फ्यू मंथ्स पाकिस्तान जो था वो बैंकक्रप्ट हो जाता। मगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब आई तो उन्होंने सख्त फैसले किए, जिसका हमारी पॉपुलैरिटी के ऊपर फर्क जरूर पड़ा, मगर मुल्क जो था वो बच गया। आज इमरान खान सुबह शाम जो हैं वो ये ख्वाहिश करते रहते हैं कि किस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, रोजाना ये जिक्र करते हैं कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे और पाकिस्तान कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। देखिए इस वक्त IMF का ये है कि इस वक्त कोई 12 कंट्रीज के साथ IMF जो है वो मुआहदे निगोशिएट कर रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ उनका रवैया जो है वो बहुत सख्त है। हमने उन्हें ये बतलाया है कि देखिए पाकिस्तान जो है अभी एक बहुत बड़ी तबाही से गुजरा है, जो सैलाब आया था जिसने हमें मईशत को तबाह कर दिया है, हम पे थोड़ा आप होला हाथ रखें। मगर वो क्या है कि बिल्कुल हमारे साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कोई अपनी लचक जो है उसके अंदर शो नहीं कर रहा, बल्कि अभी कुछ अरसे पहले उन्होंने यहाँ से जाने के बाद कुछ फर्दर जो थी उसके अंदर अपनी शराइत आयद कर दी, जिसके अंदर ये भी था कि कुछ 3.5 रुपीस जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बढ़ाया जाए, इंटरेस्ट रेट जो है उनके कहने पे 3% जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। वो अभी तक हमारे मुतमईन नहीं है, जो डॉलर और रुपीस की जो पैरिटी है उस पर मुतमईन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें शराइत वो आयद कर रहे हैं, मगर और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने एक शर्त ये रखी है
कि हमारे जो कुछ पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे गल्फ कंट्रीज के, उससे आप हमको एश्योरेंस ला के दें कि उनसे हमको कुछ इमदाद मिलेगी। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो ये है, ये रिसेशन चल रहा है। मैं कुछ दिनों पहले ही इंग्लैंड से आया हूं, मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। यकीन करें कि गोरे जो हैं उनकी चीखें निकल रही हैं। इंटरेस्ट रेट जो था, जो अमेरिका के अंदर कभी 0.5% हुआ करता था, आज 6-7% के पर पहुंच गया है। और हमारा भी, हमने कोई अपनी खुशी से नहीं किया इंटरेस्ट रेट। ये जनाब IMF जो है उसकी एक शरात है कि जी आप अपने इंटरेस्ट रेट को भी आप बढ़ा करें। और इस वक्त देखिए रशिया ने और यूक्रेन की वॉर ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। आपको मैं बतला रहा था IMF की इस वक्त बातचीत चल रही है, इजिप्ट के साथ IMF की बातचीत चल रही है, बांग्लादेश के साथ इसकी बातचीत चल रही है, श्रीलंका के साथ और कई अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी बातचीत चल रही है। मगर हमारे साथ उनका रवैया जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है। और क्योंकि इस वक्त उनको ये एहसास है कि कौम डिवाइडेड हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिवाइडेड हुई हैं। इमरान खान किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको ये पता होगा कि जब इसाक डार साहब जो है मुआहिदा कर रहे थे इनके साथ, इसको रिव्यू पे जा रहे थे, उस वक्त इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने KPK के और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहा कि जी आप उनको फोन करके कह दें कि हम आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे। देखिए आज अगर ये मुल्क है तो आपकी सियासत है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाता है, हम बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो ये बतलाइए आपकी सियासत भी नहीं रहेगी। तो मेरी इमरान खान साहब से और उनकी पार्टी से ये है, खुदारा ये ख्वाब देखना छोड़ दें, ये ख्वाहिश करना छोड़ दें कि पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, तो आप भी इसके अंदर सफर करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है सर, ठीक है अभी देखिए कुछ अर्से पहले 700 मिलियन। ठीक है, मैं आगे चल के बात करूंगा। सेनेटर मौला बख्श आंडियो साहब, रियासत को बचाना है, सियासत को नहीं, ये सोच के आपकी इत्तेहादी हुकूमत आई है। आपने इफ्तिखार दुरानी साहब की बात सुनी, आपने इश्तियाक बेग साहब की भी बात सुनी, आपने जो आपके मुश्तरका इस वक्त मिनिस्टर हैं उनकी भी बात सुनी। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? थोड़ा सा मैं इकॉनमी पे पहले बात कर लूँ, जो इस वक्त सूरत हाल है, कौन इसका जिम्मेदार है, और क्या ये जो बार बार डिफ़ॉल्ट क्या ये प्रोपेगेंडा है, ये एक साजिश है, ये जो है आपके इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है? क्या कहेंगे? सियासी अदम इस्तेहकाम जो पैदा किया जा रहा है या पैदा हो रहा है, इस पे आपकी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, इसकी क्या वजूहात है? क्या कहेंगे मौला बख्श आंडियो साहब? मैं डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे हुक्म किया यहाँ आने का और मौका मिल रहा है। मैंने बातें सुनी है दोस्तों की भी। मेरे ख्याल में सारी बातों को बाद में लेते, पहले इश्तियाक साहब ने जो तबसरा किया है वो हकीकत पसंदाना तबसरा है, और यही हकीकी सूरत हाल है पाकिस्तान की, और यही गैर जिम्मेदारी जिस पर वो इश्तियाक साहब तनकीद कर रहे हैं, वो टोटल गैर सियासी, गैर नजरियाती, गैर मुल्की सोच है कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। जब आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है तो आप उसकी प्रोपेगेंडा करेंगे। पाकिस्तान की तबाही होने जा रही है और आप हंस रहे हैं और बगले बजा रहे हैं कि भाई वो हो गया। किसका फायदा करना चाह रहे हैं आप? किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सारा पाकिस्तान समझ रहा है। तो आपके जो श्रीलंका बन जाएगा, भाई आप क्यों बगले बजा रहे हो? अगर श्रीलंका बन जाएगा तो श्रीलंका बनेगा तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान के लोग तबाह हो जाएंगे, पाकिस्तान की सियासत तबाह होगी। आप काय पे ईदें मना रहे हो? मुझे समझाए तो सही। ये जवाब नहीं देंगे, देनी भी नहीं चाहिए इनको। मैं कभी इल्जाम नहीं लगाता कि ये बहरान सारे का सारा मुआशी खान साहब लाए, नहीं। हर दौर में IMF की जरूरत पड़ी है पाकिस्तान को, लेकिन जैसा गंदा इन्होंने किया है, बिल्कुल दुरुस्त बेग साहब ने कहा है। यही मुआहिदा करके गए, यही शरायतें मान के गए। जब देखा हम जा रहे हैं तो भाई वो सांप जो है वो दूसरे गले में डाल के गए। लेकिन मैं उस पर ज्यादा बाद में इतना माहिर नहीं हूँ मुआशी मामलात के। दुरानी साहब है, नौजवान भाई है, दोस्त है मेरे, क्योंकि बातें सियासी करते हैं तो तमाम सियासी लोग हम आपस में दोस्त हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है, इन्होंने भी अल्फाज का वही चुनाव किया है जो इनके कायद के लफ्ज हैं।
इस अंदाज से इतनी बेकार जबान खान साहब तो इस्तेमाल करते हैं, पर दुरानी साहब जैसे नौजवान हमारे वो भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो अल्फाज बोले उन्होंने इसहाक डार साहब के लिए, कैसा आदमी है, कैसा घटिया, क्या है, आप हैं क्या? आप और खान साहब कोई आसमानी मखलूक हैं? आपसे गलतियां कोई नहीं हुई, आप बिल्कुल फरिश्ते हैं। आपने जो कुछ बताया है वो सब सच बताया है। आपके कायद ने आज तक बच्चों की तादाद दुरुस्त नहीं बताई, आप किस बात पे उठ के बोल रहे हैं? आप लहजा ठीक रखें, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें। लेकिन दुरानी साहब, मुझे आप पर शिकायत नहीं है, गैर सियासी सब ऐसा ही बोल रहे हैं। जो सियासतदान है उसमें तहम्मुल है, उसमें बर्दाश्त है, वो तनकीद भी बर्दाश्त कर रहा है, जवाब भी बर्दाश्त होकर दे रहा है। लेकिन आपने जो अल्फाज का चुनाव किया है इसहाक डार साहब के लिए और उनके लिए, ये दुरुस्त नहीं है। मुझे तकलीफ हुई है, मैं इसहाक डार साहब की पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन एक सियासतदान है, इस मुल्क में है, जिस अंदाज से आप तंज कर रहे हैं, आप कोई फरिश्तों की जमात में हैं। आपने तो कहा हम कोई गैर आदमी नहीं लेंगे, सब मेरे फरिश्ते आएंगे, फिर चुन चुन के फरिश्ते आपने लिए कायदा आपने इमरान खान ने। मैं ऐसा कोई गलत आदमी नहीं उठाऊंगा। मैं बता दूं लिस्ट आपको, आप करप्शन के जो जहाज थे उनको आपने शामिल किया पार्टी में। आप किसको क्या बता रहे हो? बचकाना बात है। हमने वो लंगर खानों से भूख खत्म हो गई। कभी किसी मुल्क की भूख लंगर खानों से खत्म होती है? आप मुझे बताएं। कभी गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा के उनकी टिकट रखने पर कभी मुल्क की मैशत हुई है? कभी कट्टे और भैंसे बेचकर किसी मुल्क की मैशत बेहतर हो सकती है? आप बताएं ना, आप बताएं। बस आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इदारा खोला, कौन सा इदारा खोला आपने कौन सा गवर्नर हाउस गिराया? जो दावाएं किए वो बताएं ना। हमने लंगर खाने से कितनी भूख खत्म हो गई, आप बताएं। आप सारे ऐसा न करें, आप बताएं आपने अच्छाई क्या की? आपने सूबे सिंध के लिए, सूबे बलोचिस्तान के लिए क्या बेहतरी के इकदाम किए? आप वो बताएं ना। आप ऐसे ही हवाई बातें करके चले जाओगे, हम आपकी मान लेंगे? हम नहीं मानेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जनाब खान साहब के नुमाइंदों, हमें बताओ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपने क्या इकदाम किए? ठीक लेकर बातें लेके बैठ जाओगे। ठीक है, पनाहगाह नहीं, ठीक नहीं डॉक्टर साहब नहीं होगा। पनाहगाह कौन सी पनाहगाह है? आप पनाहगाह हैं करप्ट लोगों की, आप पनाहगाह हैं गोगी जैसी खवातीन की, आप पनाहगाह हैं। आपने मुल्क की तबाही की है। आप कह रहे हो पाकिस्तान खत्म होने वाला है, ये क्या कह रहे हो आप नहीं तो पाकिस्तान नहीं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बगैर पाकिस्तान चल रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल रही है, मोहतरमा के बगैर, तो आपके बगैर क्यों नहीं पाकिस्तान चलेगा भाई? जो आपको लाए हो आप भूल गए हो। हर जगह आप उसको हमारे कमांडर इन चीफ को आगे लेके चलते थे। किसी स्कीम के इफ्तिताह पे भी जाते तो उनको आप साथ लेके जाते थे। अभी आप भूल गए सब बातें, अभी गालियां देंगे उनको आप। ऐसा नहीं चलेगा। हमने कल का तो पर खान साहब, कौन सा आपके सियासत को और दौर को कोई सदियां गुजर गई, आप कबले मसीह में थे। ठीक है सर, ठीक है, टाइम ओवर होता है। महीने तो पहले टाइम ओवर हो रहा है। मैं अबे आपने जितनी बातें सुनवाई, टाइम ओवर हो रहा है सर। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और उनको भी मुझे मौका देना। मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं सर, आप बिल्कुल खामोश ना हो। लेकिन ये है कि टाइम ओवर हो गया है, तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। दुरानी साहब, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है आज, तो वो आपके सामने ज़रूर रखूं क्योंकि काफ़ी टेक्स्ट भी मुझे आया है कि इस पे बात करें। वो ये है कि एक सियासतदान लीडर के लिए सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो अल्लाह के बाद आवाम होती है। तो इस सूरत हाल में जिसका दावा भी आपके पास है कि अवामी आपके पास ताकत है, तो फिर ये सवाल है कि क्या वजूहात है कि इमरान खान आर्मी चीफ के हवाले से बयान देते हैं कि वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, मिलते नहीं हैं, और दूसरी तरफ एक आर्मी चीफ के लिए आप कहते हैं कि जी इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए जो आपसे मिलते थे, और जो नहीं मिलते हैं उनको आप कह रहे हैं कि वो मुझे दुश्मन समझते हैं। तो ये ज़रा सा इसके ऊपर ज़रा आप अपना इजहार करेंगे सर? काफ़ी लोग ये सुनना चाहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू।
मैं पहले जी अपने दोस्त हमारे भाई बैठे हुए उनका मैं एक सीरियस इशू आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ जरूर जरूर जो पिछले सेगमेंट में बात हुई। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा अलमिया जो है ना, काफी सारे अलमिया, एक अलमिया जो सबसे बड़ी है वो है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ठीक है जी, इसको कहते हैं फिक्री बेईमानी। जब आप मुल्क के साथ फिक्री बेईमानी में मुलव्वस हो जाएं तो ये हाल होता है जो इस मुल्क में है। मैंने कहा कि आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने और मिफ्ता इस्माइल ने कहा ये मुल्क डिफॉल्ट हो गया। फिक्री बेईमानी के साथ इखलाकी जुर्रत की भी कमी थी, दोनों साथियों ने उनका नाम नहीं लिया। फिक्री बेईमानी ये थी कि इश्तियाक बेग साहब ने बताया कि जी मेरे चेयरमैन ने, जो मेरे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे, उन्होंने साइन किया IMF का मुआहिदा और उसमें उन्होंने रिबेट दी गरीब को। वो अप्रैल तक $100 बिलियन रुपए थी और बिटवीन अप्रैल टू जून डॉक्टर साहब 198 बिलियन 198 बिलियन रुपए जो है सब्सिडी इन्होंने दी है उनको। ये फिक्री बेईमानी होती है जब आप हकीकत ना बताएं। हमने 100 बिलियन दिए। फिर मैंने उसी सेगमेंट में बोला कि 87 अरब रुपया आपने डेवलपमेंट फंड दे दिया, साथ ही मैंने बिजली भी गिन दी। लेकिन मेरे दोस्तों ने बिल्कुल, मैं समझ रहा था कि इश्तियाक बेग साहब उमरा में हिस्सेदार है ना, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैं समझ रहा था कि मेरे भाई जो हैं चांडियो साहब वो गरीब परवर इंसान है। मुझे दुख हुआ सुन के कि मैंने गरीब की बात की, लंगर खाने की, और जिस तरह उन्होंने उसकी तजलील की उन लोगों की, मुझे दुख हुआ उस बात को सुन के। इसहाक डार पे मैं बिल्कुल कहता हूँ अहमकाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी भी मैं कहूँगा उनकी कोई भी इस किस्म की इंटेलेक्चुअल जो है फिक्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उस पर मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। लेकिन एक गरीब बंदे के ऊपर कहना जिसका रोटी सिर्फ रोटी खाना है, सारी जिंदगी दिन में उसको रोटी मिलनी होती है, उसकी अगर तजलील की जाए जो मुझे दुख होगा। और मुझे दुख है मेरे भाई से, जो मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह है, कि एक गरीब का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपने इतनी बड़ी बात कह दी। कमिंग बैक टू जो आप कह रहे हैं पॉइंट जो है, देखें डॉक्टर साहब, ये हम सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क को चलाने में। ठीक है, जब ये मुल्क में मईशत जो है का पहिया ठीक दुरुस्त सिमत में आया और यहाँ पे खबरें आना शुरू हो गई कि इंटरनेशनल रजीम चेंज एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे, और गुफ्तगू शुरू हो गई, तो मेरे जो वजीर आजम साहब थे उस वक्त, उन्होंने शौकत तरीन को भेजा उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के पास, और उन्होंने कहा कि ये इकॉनमी टेल स्पिन, हमें वर्ड याद है कि ये इकॉनमी टेल स्पिन में चली जाएगी, इस वक्त जो है आप इसको छेड़े मत। और ये मैं सुन रहा हूं कि इस तरह रजीम चेंज हो रही है, तो आप इसको कोशिश करें कि ये ना हो नेचुरली, अगर इंटरनेशनली हो रही है तो आप अपना रोल प्ले करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। उस वक्त जो है ये चांडिया साहब की पार्टी और बेग साहब की जो पार्टी है वो इस्लामाबाद पे रोज चढ़ाई करते थे कि हम आएंगे यहाँ पे दूध और शहरों की शहद की नहरें बहा देंगे, इस्लामाबाद भरा होगा, कराची के नालों में शहद बह रहा होगा, दूसरी तरफ से दूध आ रहा होगा और लोग फल फूल रहे होंगे। ये IMF का मुआहिदा उस वक्त भी था। ये बेग साहब को रात को 10 बजे आज नहीं दिया गया, ना चांडिया साहब को बताया गया, लेकिन ये आते थे सीधा चौड़ा करके, रोज खड़े होते थे, हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे। बिलावल साहब तशरीफ लेके आए और उन्होंने कहा कि महंगाई मैं खत्म कर दूंगा, तो उनको पता था, उन्होंने जनरल बाजवा की भी बात बोली यार इस तरह ना करें, ये टेक ऑफ कर गया है। उन्होंने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया उसमें। ये जो है अब बाहर के पैसे आए, मुबैना तो उनमें 325 मिलियन या 350 मिलियन डॉलर आए, यहाँ पे सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हुई, पंजाब में खरीदो फरोख्त हुई, और यहाँ पे रजीम चेंज हो गई। ये जो हमारे तजर्बेकार टीम थी आ गई, और जो मुल्क के साथ हो गया ये आवाम देख रही है। अभी रहे सही, अभी की बात है, अभी एक सवाल किसी साहबी ने पूछा कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से जी राब्ते हैं, उन्होंने कहा जी मेरा तो कोई राब्ता नहीं है उनके साथ, और अगर मुझसे रब्ता करेंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं मुल्क की खातिर बात करने के लिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के हैं। ठीक, और मेरा ख्याल है कि अगर कोई गुफ्तगू नहीं सर, थोड़ा सा गुफ्तगू उनकी चेंज है। मेरे पास अगर वीडियो है तो दिखा दीजिए। उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो बात नहीं करते, राब्ता हम करते हैं, बात नहीं करते, वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। राब्ते करेंगे, दुश्मन समझते हैं, दुश्मन समझते हैं वो हमें। तो ये एक सवाल था कि दुश्मन आर्मी चीफ का अपोजिशन लीडर से क्या काम सर? उस तो आइन और कानून के लिहाज से सिर्फ सरकार से बात कर सकता है, ये सवाल था। मैं अगर आता हूँ मिर्जा, एक मिनट ये मैं एक्सप्लेन कर दूं। जरूर। इतने मासूमाना प्रेजेंटेशन तो आप ना दे देना कि आर्मी चीफ का क्या काम है। एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है हमारे मुल्क की सियासत में।
अगर आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि तो बड़ी ज्यादती होगी इस मुल्क के साथ। जो मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना जी, ये एक सब्जेक्ट है जो 75 साल मुहीत है, और अगर हम इतने मासूम बन के सवाल कर लेंगे जी वो तो एक आईनी सर मैं रूल है। इसकी जस्टिफिकेशन दे सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि पॉइंट कहीं और है, वरना से 75 साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पास उस थोड़ा बहुत मेरे पास भी लिखकर पड़ रहा है। मैं इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता। मैं आता हूँ इश्ताक बेग साहब के पास क्योंकि सबके पास 5-5 मिनट है। इश्ताक बेग साहब क्या कहेंगे ये जो आपका है कि जी एक को कोर्ट मार्शल करो और एक मेरा दुश्मन है, और इस स्टेटमेंट के लिहाज से आप क्या देखते हैं सर? एक सियासतदान को जो अवामी ताकत रखता है उसको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में आने की? डॉक्टर साहब देखिए, जब तक बाजवा साहब जो थे वो उनके काम के थे, उनके लिए काम कर रहे थे, उनके लिए तो एक ही पेज पे थे, तो इतनी तारीफें इमरान खान साहब बाजवा साहब की करते थे कि आप सोच नहीं सकते। और जिस दिन वो बैसाखी हट गई, जिस दिन उन्होंने उनका साथ देना छोड़ दिया, अब वो बहुत बुरे हो गए हैं और अब वो सुबह शाम तकरीरों में उनकी बुराइयां करते हैं, जबकि इन्हीं की वो तारीफ करते थे, इन्हीं को उन्होंने एक्सटेंशन दी। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज आर्मी चीफ जो हैं वो इमरान खान साहब को अगर दोबारा ले आते हैं तो बहुत अच्छे हो जाएंगे वो। तो इस तरह तो नहीं होता ना जी, मतलब कि आप की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि देखिए, मईशत को आप खुदारा सियासत से अलग रख लें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 या 4 बार कहा है कि जी मिसाक मईशत साइन कर लें, हमारे साथ बैठ के हम सियासत जरूर करें, एक दूसरे को बुरा भला भी कहें और सब कुछ करें, मगर खुदारा मईशत को आप खराब नहीं करें। अगर मईशत आज है तो हम सब हैं, अगर हम मईशत नहीं है और हम बैंकरप्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान भी जो है वो कौन सियासत आप उसके अंदर करेंगे। इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में पाकिस्तान जितना आइसोलेट हुआ था डॉक्टर साहब, आपको उसका अंदाजा नहीं है। सऊदी अरब आपसे बात करने को तैयार नहीं था, यूएई आपसे बात करने को तैयार नहीं था, चाइना जो था उसको जिसकी आपने कहा था कि जी उनके हम सी पैक को रिव्यू करेंगे और स्लो डाउन कर देंगे, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं था। आज मुझे इमरान खान साहब ये बतला दें कि कल अगर वो सपोज इन केस उनकी हुकूमत आती है तो उनको कोई मामा तो नहीं है ना आईएमएफ के कि आईएमएफ जो शर्तें हम पे लगा रहा है उनके ऊपर वो लागू नहीं करेगा और पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई कम हो जाएगी। कोई हिकमत अमली आपने पेश की? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल जब डिबेट होती है तो एक आदमी अपनी हिकमत अमली बतलाता है। इमरान खान साहब सिवाय क्रिटिसाइज करने के कोई हिकमत अमली अभी तक पेश की है कि मेरे पास जी ये चीज है और ये आने के बाद मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा बट कहीं और से मुझे मिल जाएगा। आपको पता है कि आइसोलेट हम हो चुके थे। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर जो है अनाउंस की है। हमें हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था कि आपके पास बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी काबीना है, मुशीर हैं, ऐसे पीएम हैं। देखिए सबने कहा कि हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, सबने कहा कि हम अपने बिल खुद पे करेंगे, हम बाहर के ट्रिप जो है खत्म कर दिए हैं। इन चीजों को आप अप्रिशिएट भी करें। प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आगे जाऊंगा। मैं 3 बातें बिलावल भुट्टो साहब जो बाहर जा रहे हैं अपनी जेब से अपना खर्चा पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बहुत प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, लेकिन 3 बातें यहाँ जरूर करता हुआ जाऊंगा सर। एक तो ये है कि 85 की काबीना सियासत करने के लिए होती है, रियासत बचाने के लिए नहीं होती। एक दूसरा ये कि उन्होंने सही पॉइंट उठाया था कि भाई ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, एक वज़ीर ने, सीनियर वज़ीर ने। तो ये अगर ये साजिश है और ये मुल्क दुश्मनी है तो ख्वाजा आसिफ ने किया है। दूसरा मिफ्ता इस्माइल जो PMLN में रहे हैं, जिन्होंने तबाह किया इस मईशत को 5 महीना, वो अब पीछे पड़ गए हैं और इसकी उनकी इन बातों की बुनियाद पर टारगेट वो इसाक डार को कर रहे हैं, लेकिन नुकसान मुल्क को कर रहे हैं और अभी तक PMLN का हिस्सा है। मैं आगे चलता हूं जरा। मौला बख्श चांडियो साहब, आपके पास जाने से पहले मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा और मुझे ये बताइए कि खान साहब कह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ मेरा दुश्मन है, वो मुझे दुश्मन समझते हैं, और जो पिछले आर्मी चीफ हैं उसको कहते हैं कि उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस पे मैं बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं।
वेलकम बैक जी। मौला वक्त चांडियो साहब, एग्जैक्ट वर्ड मेरे पास आ गया है। ऐसा लगता है जनरल आसिफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, इनसे बात करना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, वो बात ही नहीं करते। इमरान खान, क्या कहेंगे मौला वक्त चांडियो साहब? मैं इमरान खान साहब की अपनी मर्जी है, जो सियासी रास्ता मुंतखब करे वो चल सकते हैं। उन्होंने पहले भी कहा मैं इनसे बातें नहीं करूंगा, इंतखाब चाहिए, इंतखाब सियासी हुकूमत से बात नहीं करूंगा, किसी और से करूंगा जिनके पास अख्तियार है। तो ये तो उनका सियासी रास्ता है, सारा पाकिस्तान समझ रहा है। आए कैसे वो भी बच्चा बच्चा जानता है, नहीं तो जानते तो ये नहीं जानते हैं। हम पाकिस्तानी लोग जान रहे हैं आप कैसे आए हो, पता है सबको आप कैसे आ गए हो, आप इतनी बड़ी असल लेकर आए हो, सब जानते हैं। इस बात को छोड़े, ये राज नहीं रहा। हम मुझे याद है, मैं पूरा पाकिस्तान के साथ देख रहा हूँ, कल सुबह को उंगली उठेगी। जब से आपसे उंगली छूटी है आप ऐसी बातें करते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। अब इनके हाथ में उंगली नहीं है, उंगली होती तो ये कब के ठीक हो जाते। अब उंगली जब मिले, एक बार गई है, अब जब मिले अब ये इंतजार करें। जो अपने मौसम का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। बाजवा साहब इनके मौसम है, जबरदस्ती उनको उठा के अगर हमारी गर्दनों पे मुसल्लत किया बाजवा साहब ने। अब खुद भी भुगत रहे हैं, खुद भी वो जुमले सुन रहे हैं कि जिस पे एहसान किया है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें भुगतना पड़ गया, पाकिस्तान को भुगतना पड़ गया। ये बाजवा साहब ने, ये इनके मौसम थे। अब ये जो कुछ कह रहे हैं, अब मैं उसको छोड़े, उनका रास्ता है जो बना है, हमारा रास्ता नहीं है। लेकिन मुझे जैसे दुरानी साहब ने कहा कि चांडियो साहब मेरे भाई है, दुरुस्त कहते हैं, वो जरूर एक रिश्ता है हमारे बीच में एहतराम का भी, लेकिन वो पीटीआई में है। पीटीआई में न होते तो ऐसा मेरे लिए न बोलते। मैंने कब कौन से गरीबों की तौहीन की? गलत बयानी आपकी पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है। आप गलत बयानियां करके लोगों को भुलाना चाहते हो। मैं गलत बयानी नहीं आ सकता, मैं कुछ नहीं कहा। आपने कहा गरीबों की तौहीन की है, माशाअल्लाह पीटीआई भी गरीबों की बात कर रही है। मैं गरीब मेरे कबीला है, मैं साल फरामोश नहीं हूं, अपने कबीले के खिलाफ नहीं हो सकता। गरीब मेरे मोहसिन है, मैं मोहसिनों के, मैं खान साहब नहीं हूं कि अपने मोहसिनों के खिलाफ हो जाऊं। आप ऐसे ही कह रहे हैं, सारी बात गलत बयानी, वो जी ये हो गया है, ये हो गया। अभी आप सीधी बात करें, अभी आप नए चीफ ऑफ आर्मी के लिए कह रहे हैं, वो मुझे दुश्मन समझते हैं। ये आपके शान के मुताबिक है? ये कौमी लीडर को ऐसा कहना चाहिए? वो गद्दार था, अब इसमें आसरा रखा है, इंशाल्लाह ये नहीं करेंगे। देख तो रहे जो ये मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ कि उन पर जो एहसान उन्होंने एहसान किया, उसको क्या बदला मिला है जो उनको बदला मिलेगा। वो भी मुल्क को एक भंवर में डाल के चले गए, ये नहीं डालेंगे। ये कह रहे हैं हम गैर जानिबदार हैं, अच्छी बात है। जब गैर जानिबदारी की बात की तो आपने जानवर कहा, क्या क्या नहीं कहा। आपकी खान साहब, दुरानी साहब, आपके लीडर की बातें पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। मैं कभी माजीवादी नहीं छेड़ता, मजाकियात में कभी नहीं जाता। जिस अंदाज से आप कह रहे थे कि अजीब गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए डार साहब के लिए, मैं ऐसा नहीं कहता। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और कोई रिश्ता न हो, सियासी है, हुकूमत में रह चुके, अब हमारा रिश्ता है बीच में सियासत का, मुझे उसका बाहिमी एहतराम करना चाहिए। लेकिन आप भी तो चुनाव लफ्जों का ठीक करें। अभी अब रह क्या गया है आपका? आपने कहा ये हमारा जो असद उमर साहब आ रहे हैं, ये आएंगे, मुल्क की मस्जिद को उठा देंगे, मेरे बड़े कमाल के आदमी आ रहे हैं। आपने आते ही उनको उतारा कि उसकी नाअहली थी। आपने 10 वजीर तब्दील किए महकमों के, सब ने नाअहली की अपने महकमों में, तब आपने एक एक करके सबको उतारा। आपका कौन सा कामयाबी का राज है, हमें बताएं तो क्या किया है आपने। मैं तो 3-4 सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर, ईमानदारी की बात है। आपने कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिराई जबकि आपके पास इतना बड़ा अख्तियार था? आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन सा तालीमी इदारा खोला जब आप माल के कुल थे? आपने किसका प्रोटोकॉल खत्म किया जब आप सब कुछ कर सकते थे? ये मैं छोटी बातें बता रहा हूं, डैम वेम की नहीं बता रहा हूं। आप तो रास्ते के इफ्ताह के लिए भी आपको बाजवा साहब की जरूरत पड़ती है।